हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी लूसेंट जीके और ये पार्ट नंबर 22 है, आई थिंक 23rd और इसमें पॉइंट नंबर 24 है। ये क्या है, इसमें जो है दक्षिण भारत के जो राजवंश हुए थे उन राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे पल्लव वंश है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। फिर जैसे चोल वंश है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। चालुक्य वंश है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। राष्ट्रकूट है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट वंश था। राष्ट्रकूट हो गया है ना, होयसल हो गया। इस तरीके के जो है कुछ वंश इम्पोर्टेंट हैं, कुछ नहीं हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो पॉइंट टू पॉइंट हमने बस जस्ट इसको एक रीडिंग से ही देनी है। ज़्यादा मतलब इतना इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें लेके नहीं चलनी है और इनको एक रीडिंग के तरीके से देखना है जस्ट कि किस राजवंश में किस तरीके से शासन चलता था, किसी भी पर्टिकुलर राजवंश में या वंश में, साम्राज्य में कौन कौन से राजा हुए, क्या इम्पोर्टेंट उस समय पे हुआ था। बस इस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं दिक्कत वाली बात। ओके, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगेगा आपको, मैं पहले ही बता दूं। जैसे वो संगम वंश की बात नहीं की थी मैंने आपको, संगम वंश में फिर भी बीच में जाके इंटरेस्टिंग हो गया था, बट यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा तो इंटरेस्ट अपनी तरफ से बनाना होगा, तभी जाके जो है काम चलेगा हमारा। तो सबसे पहला जो राजवंश है ना, वो हमारा कौन सा राजवंश है, वो हमारा पल्लव राजवंश है। तो पल्लव राजवंश की हम जो है बात करते हैं सबसे पहले। तो पल्लव वंश के संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है। ये थोड़ी सी डायरेक्ट ये क्वेश्चंस है ना इस तरीके के, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिंह विष्णु जो थे, सिंह विष्णु वो पल्लव वंश के संस्थापक थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि वो 1575 में राजा बने थे और 600 तक उन्होंने शासन किया था, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाना। बस ये पता होना चाहिए कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे। इसकी राजधानी क्या थी, कांची, जो कि कहाँ पे पड़ती है, कांचीपुरम में। और ये कांचीपुरम कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में ना। इस तरीके से बस थोड़ा सा स्टोरी बना के पढ़ना जरूरी है। और ये वैष्णव धर्म को मानता था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ये पूरे दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म, ये दो धर्मों से ही रिलेटेड रहेंगे। ओके, तीसरा धर्म रेयर है यहाँ पे, है ना। तो अगर पल्लव वंश या इस तरीके के जो भी ये हमारे साउथ इंडिया के जो भी वंश है ना, इनसे संबंधित अगर धर्म पूछा जाए तो वैष्णव और शैव धर्म रहा था इनका। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से पॉइंट्स भी बना सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। तो सिंह विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सिंह विष्णु, हाँ, इनकी उपाधियाँ सबकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, इतना ही इम्पोर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि किसकी उपाधि कौन सी थी। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवराह नाम का मंदिर बनवाया था। एक यहाँ पे मंदिर इम्पोर्टेंट है ना। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी ना मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। किरात किरातार किरातार जूनियम, ये एक किताब थी, इसके लेखक थे भारवी। ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो सिंह विष्णु के दरबार में एक भारवी नाम के लेखक रहते थे और इस भारवी ने या इन्होंने एक किताब लिखी थी, किरातार जूनियम। ठीक है, ये इस किताब के लेखक थे, बस इतना पता होना चाहिए। इस वंश के यानी कि पल्लव वंश के राजा कौन कौन से हुए थे या प्रमुख राजाओं के नाम बताओ। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, ये जो है प्रमुख राजाओं में से थे जो कि पल्लव वंश के राजा थे। मत विलास प्रसन्न, इस ये किताब थी, इसकी रचना जो है महेंद्र वर्मन ने की थी। यानी कि जो राजा महेंद्र वर्मन थे उनको लिखने का शौक था। ठीक है, लिखने का शौक था। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आके
वो जो है शैव धर्म उसने अपना लिया था, यानी कि वो शैव बन गया था। महाबलीपुरम में एक एकाश्म मंदिर है जिनको रथ कहा जाता है। इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था और रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। अब ये कंफर्मेशन मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा कि जो रथ मंदिर है ना, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे रथ मंदिरों के बारे में, ठीक है? क्योंकि मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं मिली इसके बारे में और ना ही मैंने ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की या दूसरी बुक्स से कंफर्म करने की कोशिश की, कहीं पे रथ मंदिरों की संख्या 8 दिखा रहा है, कहीं पे 7 दिखा रहा है ना? इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और फिर रथ मंदिरों से संबंधित एक चीज़ और आई कि 5 रथ मंदिर जो है महाभारत से संबंधित थे और एक जो है द्रौपदी से संबंधित था। इस तरीके की कुछ जो है बातें देखने को मिली हैं। तो रथ मंदिर का जो ये टॉपिक है फ़िलहाल के लिए, इसको आप थोड़ा सा पेंडिंग में छोड़ दें और सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो रथ मंदिर हैं वो फ़िलहाल के लिए 7 हैं। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर जो है द्रौपदी रथ मंदिर है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी अलंकरण नहीं किया गया है, ठीक है? बस रथ मंदिर हैं और साउथ इंडिया में है, ठीक है? और इनका निर्माण जो है पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बस इतना ध्यान रखें। वातपीकोंड और महामल्ल ये उपाधियाँ थी। ये उपाधियाँ किस पल्लव वंश के राजा ने धारण की थी? ठीक है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में नरसिंह वर्मन के शासनकाल में चीनी यात्री थे हुएन सॉन्ग, ये जो है कांची में आए थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम, ये जो है शैव धर्म को मानता था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां धारण की थी। ये इतनी उपाधियां जो है किसने धारण की थी? पल्लव वंश के राजा थे परमेश्वर वर्मन प्रथम, उसने ये उपाधियां धारण की थी। सबसे पहली बात तो ये सभी उपाधियों के नाम थे। परमेश्वर वर्मन मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो यहाँ पे मंदिरों क्योंकि काफ़ी आस्था हमारे साउथ इंडिया में आज भी देखने को मिलती है, तो ये शुरुआत से ही वहाँ पे चीज़ें सारी थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम की बात की जा रही है, वो काफ़ी विद्या में विश्वास रखता था और उसने विद्या विनीत नाम की उपाधि जो है धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पे पल्लवों का शासक कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है? नरसिंह वर्मन द्वितीय उस समय पर राजा था पल्लवों का। उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में शेर, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भगत यानी कि शिव का उपासक, ये सब उपाधियां जो है धारण की थी। किसने की थी ये सब उपाधियां धारण? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। राज सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, कांची में है। ये जो है कैलाश मंदिर है और इस मंदिर के निर्माण से कौन सी कला की शुरुआत हुई थी? द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। द्रविड़ स्थापत्य कला, जहाँ पे द्रविड़ शब्द आया मतलब ये संस्कृत भाषा का कुछ न कुछ लेना देना वहाँ पे होगा, ठीक है? उसके बाद कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। आदमकद का मतलब क्या होता है? एक आदमी के ऊंचाई के बराबर, यानी कि जितनी मनुष्य की हाइट होती है 5-6 फीट, जितनी भी मतलब उसके बराबर की मूर्तियां लगी हुई हैं। आदमकद, कई बार है ना वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता, उसके कारण जो है हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। दश कुमार चरित के लेखक हैं दंडी सिंह वर्मन द्वितीय। ये जो है दंडी जो है 10 कुमार चरित्र के जो है लेखक हैं और ये
नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत होते थे एक तिरुमंबई अल्बार, ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, उनके दरबार में नहीं रहते थे, समकालीन थे। ये उसी समय पे होते थे जिस समय पे नरसिंह वर्मन द्वितीय शासन कर रहे थे। पल्लव वंश के बारे में अंतिम 2 पॉइंट्स। नंदी वर्मन तृतीय कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। उसकी राजभाषा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि, क्या नाम था उसका? संत देवनार, ये जो है रहते थे वहाँ पे, जिसने क्या किया था? भारत वेणवा नाम के ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। 1980 के आसपास जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो पल्लव वंश है ना, उसकी जो है उसका जो है अंत हो चुका था, और 1575 के आसपास जो है हमारा यहाँ पे स्थापना हुई थी, जो कि सिंह वचनों के द्वारा की गई थी। पल्लव वंश के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनते होंगे और आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनको डाल सकते हैं, ताकि जो वीडियो देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो अपने नोट्स में उनको शामिल कर सके। नेक्स्ट वंश है चोल वंश। चलिए चोल वंश के बारे में भी जान लेते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसा अवशेषों मतलब उन पल्लव वंश के ध्वंस हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद उनके अवशेषों पर आधारित था। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिन्होंने लगभग 1850 मतलब समाप्त हुआ था 980 के आसपास, बट इनकी शुरुआत जो है 1850 से 1887 के दौरान हुई थी, जिसकी राजधानी क्या थी? तांजाय, यानी कि तंजावुर या तंजौर के आसपास थी। तंजावुर को वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन। ये जो है राजराज पेरुथच्चन का जो था, राजराज पेरुथच्चन था इसका नाम था। ठीक है। उसके बाद विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि जो है धारण की थी, और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था इन्होंने। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखो अगर हमारे सामने ये वर्ड लिखा हुआ मिले, देखो क्वेश्चन चोल साम्राज्य से नहीं है, 2 मिनट के लिए मानते हैं क्वेश्चन चोल साम्राज्य से नहीं है, क्वेश्चन संस्कृति या धर्म से है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? संस्कृति या फिर धर्म से है। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर ये कहाँ पे है? ठीक है। या ऑप्शंस में किसी और धर्म के किसी और मंदिर के बारे में बात की गई है, और ऑप्शंस में निशुंभ सुदिनी मंदिर जो है दिया हुआ है, तो आप इसको काट देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ लिया कि ये जो है चोल साम्राज्य में किसी देवी का मंदिर था। ठीक है ना, चोल साम्राज्य में निर्मित ये मंदिर था एक तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ होगा तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस को कट कर सकते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बच गया। तो ये ही इससे रिलेटेड है। क्या पता 3 ऑप्शंस, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से 3 ऑप्शंस का आपको पता हो, जो कि तीनों ही गलत हो मतलब उस जो क्वेश्चन है जो उसका आंसर चौथे ऑप्शन में है, वो जो भी ऑप्शन नंबर में हो, वो 1 2 3 4 डजेंट मैटर ये करता है कि उस चौथे ऑप्शन के बारे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शंस जो दिए हों उनके बारे में पता है, और वो ऑप्शंस ये कह रहे हैं कि वो इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर कौन बच गया? चौथा बच गया, है ना। तो पढ़ी हुई चीज़ें ऑप्शंस को टैकल आउट करने में मदद करती हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। ओके। उसके बाद आगे देखते। नेक्स्ट है हमारा तक्कोलम। तक्कोलम का एक युद्ध हुआ था, ये जगह का नाम है। तक्कोलम युद्ध हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश थे जिनका नाम था कृष्ण तृतीय, इन्होंने प्रांतक प्रथम को हराया था, और इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का
बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। देखो सबसे पहली बात तो ये तक्कोलम का युद्ध है। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये राष्ट्रकूट नरेश थे जिनका नाम था कृष्ण तृतीय और प्रांतक, इनके बीच में हुआ था। लड़के का नाम राजादित्य था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहाँ के राजा उस समय पर कौन थे? महिम पंचम वहाँ के राजा थे और उनको भागना पड़ गया था वहाँ से, और वहाँ से भागकर उन्होंने जो श्रीलंका है ना उसका दक्षिण जिला होता था एक रोहण में जाके उनको छुपना पड़ा था, या शरण एक तरीके से लेनी पड़ी थी। तो श्रीलंका पर राजराज प्रथम ने, जो कि चोल वंश के राजा थे, इन्होंने जो है क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। उस समय पर राजा कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है श्रीलंका के। तो महिम पंचम उस समय पर श्रीलंका के राजा थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के जो विजित प्रदेश थे जिनको उसने जीता था, चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुड़िम चोल मंडलम जिसकी राजधानी क्या थी? पेलनरुआ, ये बनाया था। ठीक है, ये किसने बनाया था? ये जो है राजराज प्रथम ने बनाया था। जो भी श्रीलंका के विजित जो प्रदेश थे उसके उनको जो है चोल साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। राजराज प्रथम जो है कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। इसने तंजावुर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक थे जिनका नाम क्या था? महीपाल। उनको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोड चोल नाम की उपाधि धारण की थी, और उसके बाद नई राजधानी बनाई थी गंगई कोड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नाम का एक विशाल तालाब भी बनाया था। कहाँ पे? यहाँ पे गंगई कोड में। ओके, नेक्स्ट है चोल जो काल था उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। उन करों के नाम क्या थे और वो कर किस भूमि के ऊपर, हाँ भूमि कर थे एक्चुअली सारे के सारे, किस भूमि पर लगाए गए थे? तो देखो थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे लगाए गए थे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएशन बोलना। देखो वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे, या कर था ये एक तरीके से। शाला भोग ये किसी भी विद्यालय के रखरखाव वाली भूमि होती थी। देवदान या फिर तिरुनम टडकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। पलिचंदम जो है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। तो ये 5 जो है पॉइंट्स है ना, थोड़ा सा 2-3 बार इनको पढ़ लेना, ठीक है, और ये आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, बट ये थोड़ा सा 5-4 बार पढ़ने के बाद ये आइडिया लग जाएगा कि चोल काल में ये भूमि के प्रकार होते थे, किस किस प्रकार के भूमि को क्या बोलते थे। भूमि कर नहीं है एक्चुअली, ये प्रकार थे, ठीक है। गजनी सुल्तान का ये नोट है जस्ट एक, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। देखो राजेंद्र प्रथम का समकालीन निम्नलिखित में से कौन था, या उल्टा पूछ लेगा गजनी का जो सुल्तान था महमूद, ठीक है, महमूद का समकालीन कौन था, है ना, या महमूद का समकालीन चोल साम्राज्य का कौन सा राजा था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, है ना, ये सब कोई भी ऑप्शंस में दे देगा, तो हमने राजेंद्र प्रथम को वहाँ से ढूंढना है और उसको निशान लगा देना है और 1 नंबर फटाक से अपनी जेब में डाल लेना है। सही है ना, हो रही है ना चीज़ें। इसी तरीके से किया जा सकता है, मतलब इस बुक को कंप्लीट, है ना। डिटेल की अगर बात करेंगे आप, ओके, जब आप पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद आप बुक को पढ़ेंगे या हाईलाइट करके पढ़ेंगे आप अपने तरीके से, मेरे तरीके से नहीं, तो आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आसानी लगेगी। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। राजेंद्र द्वितीय प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। वीर राजेंद्र अलग राजा थे जिन्होंने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी, और राजेंद्र द्वितीय जो थे ये एक अलग राजा थे जिन्होंने की प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था?
तो चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। ओके। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए गोवा के शासक थे जिनका नाम था जयकेश प्रथम। ठीक है, क्या नाम था गोवा के शासक का? जयकेश प्रथम। इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, एक मध्यस्थ की, इन दोनों के बीच में, मतलब चालुक्य और चोलों के बीच में, जो कि दक्षिण राजवंश के ही शासक थे, है ना, या आप ये कह लो दक्षिण राजवंश ही थे, एक तरीके से दक्षिण में ही थे, है ना। इनके बीच में थोड़ा सा मतभेद या ये सब चीज़ें चल रही थी। तो क्या हुआ, गोवा के शासक थे जिनका नाम था कदम्ब जयकेश, कदम्ब शासक थे, कदम्ब वंश के शासक थे, जयकेश उनका नाम था, जयकेश प्रथम। इन्होंने जो है एक तरीके से दोनों के बीच में शांति स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त जो गरीब जनता थी उससे राजस्व इकट्ठा किया और चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज, जो कि विष्णु जी का नाम है, उनकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कुछ समय के बाद वैष्णव आचार्य थे जिनका नाम था रामानुजाचार्य, उन्होंने उसी मूर्ति को, उक्त मूर्ति मतलब उसी मूर्ति को जो मंदिर में जो कि समुद्र में फेंकवा दी गई थी कुलोत्तुंग द्वितीय के द्वारा, उसको निकलवाया, उसका पुनरुद्धार करवाया और उसको तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया एक तरीके से, है ना। उसके बाद चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो भी उच्च अधिकारी होते थे उनको पेरुंद्रम और निम्न श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको जो है शेरुंद्रन कहा जाता था। अब देखो, चोल प्रशासन में ये राजनीति से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था से, जो उच्च अधिकारी होते थे चोल साम्राज्य में उनको क्या कहा जाता था? जो ऑप्शंस में दोनों मिलेंगे। निम्न श्रेणी के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? पदाधिकारियों को या अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ये सब जो है ध्यान रखने की बात है। शेरुंद्रन निम्न श्रेणी के अधिकारी थे और पेरुंद्रम जो है उच्च श्रेणी के अधिकारी थे। जो भी लेख होते थे, कुछ में उच्च अधिकारियों को उड़नकूटम कहा गया है, जिनका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। उड़नकूटम का अर्थ पूछा जा सकता है कि क्या होता है, या ये पूछा जा सकता है कि उड़नकूटम किस साम्राज्य से संबंधित शब्दावली है। भाई पूछने को कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उसकी मर्जी है, उसके हाथ में है क्वेश्चन कहाँ से बनाना है। तो थोड़ा सा अगर पेपर के अंदर थोड़ी सी टफनेस अगर उसने देनी है तो वो इस तरीके के काम कर सकता है। भाई कर क्यों नहीं सकता, कर सकता है। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में बटा हुआ था। मंडल का मतलब प्रांत होता है। मंडलम कोटम में बटा हुआ था, कोटम नाडु में बटा हुआ था, नाडु कुर्मों में बटा हुआ था। इस तरीके से जो है बटे हुए थे। और नाडु की स्थानीय जो सभा होती थी उसको नाटूर कहा जाता था, और नगर की जो स्थानीय सभा होती थी उसको नगरतार कहा जाता था। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा साधन संसाधन इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि आपको अलग से पॉइंट्स भी साथ में दिखाएं, और ये सब पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बुक्स में से ही पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल। और बुक्स में से पढ़ना कोई गलत बात भी नहीं है। देखो क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, मंडलम, उसके बाद क्या है कोटम, उसके बाद क्या है नाडु, उसके बाद क्या है कुर्म। इस तरीके से ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना जरूरी है। सही क्रम में लगाइए, या ये शब्दावली किससे संबंधित है ना, कौन से वंश से संबंधित हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वेलाल जाति थी। ये जो है धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था वेलाल जाति को। उनमें से वेलाल का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे? वेलाल का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन का मतलब क्या होता है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। भाई मैं आपसे पूछ रहा था, अभी आ ही गया यहाँ पे इसका। तो उसको कहा जाता था अरैयार।
अरैयार का मतलब क्या होता है? प्रधान। जैसी उपाधियां दी थी उन्हें केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भाई समझ में नहीं आया होगा पॉइंट, यही तो चीज़ है। अब इसको इकट्ठा करो और फिर साथ में पढ़ो, फिर देखते हैं क्या मतलब बनता है इसका। विल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी किसान धनी भूस्वामी होते थे, भूमि के मालिक होते थे, काफ़ी धनी होते थे। चोल राजाओं के सम्मान के रूप में वो जो है क्या करते थे वो करते थे मुवेदवेलन। मुवेदवेलन का मतलब होता था कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान या मतलब वेलन, मतलब 3 राजाओं को, लगातार 3 राजाओं को वो अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका है, उसको फिर एक तरीके से एक उपाधि दी जाती थी जिसका नाम क्या होता था? अरैयार। अरैयार मतलब प्रधान, ठीक है। और ये जो है एक राजकीय पद था और महत्वपूर्ण राजकीय पद था या उपाधि थी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट, स्थानीय जो स्वशासन था वो चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी, जो कि सभी जो हमारे वंश होते हैं, है ना, प्रशासन होते हैं, उनकी सभी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? यही होती है स्थानीय स्वशासन कैसा है। स्थानीय स्वशासन जब मजबूत होता है या हर चीज़, हर सुविधा का लाभ स्थानीय या आमजन तक पहुंचता है तो वो शासन लंबे समय तक चलता है। ओके। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी, उर जिसको उर कहते थे, जिसका काम क्या होता था? सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों या बगीचों का निर्माण करवाना और उसके लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना, यानी कि गांव से भूमि मांग के लेना, जिसमें वो क्या कहते थे कि यहाँ पे हमें तालाब बनवाना है या यहाँ पे हमने बगीचा बनवाना है। तो ये काम कौन करता था? उर नाम का एक जो है समिति होती थी, ये सारे काम उर समिति करती थी चोल साम्राज्य के दौरान। सभा या महासभा ये क्या होती थी? अग्रहारों और ब्राह्मण जो बस्तियां होती थी उनकी सभा होती थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। पेरुमक्कल जो है उर या महासभा या सभा के सदस्य होते थे, जो अग्रहारों या फिर ब्राह्मण बस्तियों के जो है सदस्य होते थे। ये सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में जो मंदिर होता था उसके निकट जो वृक्ष होते थे उनके नीचे या तालाब के किनारे जो है बैठकें होती थी सभा या महासभा की। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। चोल साम्राज्य में भूमि कर का कितना भाग हुआ करता था? 1/3, काफ़ी ज़्यादा था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो भी वेतनभोगी कर्मचारी होते थे वो रखे जाते थे, उनको क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख, ये उत्तर मेरूर का अभिलेख है। इसके अनुसार जो सभा की सदस्यता थी वो कैसे मिलती, तो ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिनका ध्यान रखना होता था सभा या महासभा का सदस्य बनने के लिए? कौन से अभिलेख के अनुसार? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार। सभा की सदस्यता के लिए जो भी इच्छुक लोग हैं उनके पास ऐसी भूमि होनी चाहिए जहां से राजस्व वसूला जा सकता है, क्योंकि क्राइटेरियाज थे, ठीक है, क्राइटेरियाज थे कि 1/3 जो लगाया गया था कर, वो कहाँ से वसूल किया जा सकता है, कौन सी ज़मीन से वसूल किया जा सकता है। तो आपकी वो ज़मीन होनी चाहिए जिससे आप उस ज़मीन के स्वामी होने चाहिए, मालिक होने चाहिए। आपके पास ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ से कर वसूला जा सकता है। आपके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। आपकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उनको प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। पिछले 3 सालों से किसी भी समिति का सदस्य रहे हों आप, या फिर समिति किसी और समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जो भी सभा या महासभा का सदस्य होगा जिसने अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं करवाए हैं वो जो है चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, सभा या फिर महासभा का। ठीक है, ये कुछ जानकारियां थी सभा और महासभा के
बारे में। ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई थी वो कर मुक्त भूमि होती थी। उस भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या फिर दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। देखो, जो करमुक्त भूमि, जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, पहली बात तो वो करमुक्त होती थी। उस भूमि को क्या बोलते थे? चतुर्वेदी। और जो दान में भूमि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मदेव। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या होता था? पदाती सेना। पदाती मतलब पैदल सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के होते थे। कलंजू, अब वर्डिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझना। कलंजू, कलंजू किसको कहते थे? तमिल कवियों में जन गोंदर प्रसिद्ध कवि थे, जो कि कुलोतुंग प्रथम का राजकवि होता था। उसकी रचना कौन सी है? ज़लोंगोंदर की कलिंग तू पर्णी, ठीक है, कलिंग तू पर्णी। कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी, ये सब जो है तमिल साहित्य हैं। और पंप, पोन और रन, ये कन्नड़ साहित्य हैं। और इनको ऊपर वालों को कंबन, ओट्टकुट्टन और पुंगलेंदी, ये जो है तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। पंप, पोन और रन, ये जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। तो त्रिरत्न ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे। पर्सी ब्राउन को तंजूर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निक्स माना जाता है। चोल काल के नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा जाता है। ये कुछ मतलब सीधी सी बात है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से हैं। ये कांस्य की प्रतिमाएं जो भी चोल साम्राज्य की या काल की मिली हैं। शैव संत थे, इनका नाम था ईशान शिव। ये जो है पंडित राजेंद्र प्रथम के क्या थे? गुरु थे। बस सीधी सी फैक्ट है, ये तो फैक्चुअल चीज़ है, सीधी बात है। चोल काल में यानी कि 10वीं सदी के आसपास की बात है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा होता था? ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन देखा है। कावेरी पट्टनम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चोल काल का चोल काल का ही नहीं, ये काफ़ी और साम्राज्यों का भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। कावेरी पट्टनम एक बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, वो क्या था? तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जिसके बारे में ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं, जिसमें सभा या महासभा के बारे में बताया गया था, जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। यानी कि प्रांतक प्रथम जो कि चोल वंश के एक राजा होते थे, उनके शासनकाल के दौरान जो है उत्तर मेरूर शिलालेख की जो है एक तरीके से स्थापना की गई थी, आप ये कह सकते हो, या उनके नाम के साथ इसको जोड़ सकते हो। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उरैयूर, फिर तंजौर, फिर गंगईकोंड, फिर चोलपुरम और फिर कांची। इस तरीके से कितनी राजधानियाँ हुई? 1, 2, 3, 4 और कांची 5, है ना। 5 राजधानियाँ अलग अलग समय पर चोल शासकों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार या अपने मन के अनुसार बनाई, अपनी अपने हिसाब से। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह के नाम क्या क्या थे? वलंजियर, नानादईसी और मणिग्रामम, ठीक है। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। यानी कि अलवार कौन थे? ऐसे संत जो कि विष्णु भगवान की उपासना करते थे। नयनहार कौन थे? ऐसे संत जो कि शिव भगवान की उपासना करते थे या पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद तीसरे वंश की बारी आती है, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है, इसकी स्थापना कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी?
तैलूप द्वितीय ने की थी। तैलूप या तैलप कहते थे इनको। और इनकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेट। मान्यखेट जो है चालुक्य वंश की राजधानी थी। इस वंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण या प्रमुख शासक हुए? तैलुक प्रथम बहुत प्रॉब्लम है भाई। तैलुक प्रथम, तैलुक द्वितीय, विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य राजा का भी नाम है और उपाधि का भी नाम है, ठीक है। जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर तृतीय, तैलुक तृतीय। ये सब जो है चालुक्य वंश के प्रमुख राजाओं में से हैं। सोमेश्वर प्रथम, इसने मान्यखेट से राजधानी हटा के कल्याणी यानी कि जो कि कर्नाटक में पड़ता है इसको बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ था। विल्लण और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा एक हिंदू ग्रंथ है, हिंदू विधि ग्रंथ है एक्चुअली, और यज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या पर आधारित है। क्या हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं? संगम काल में हम इस शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। इस ग्रंथ की रचना की थी मिताक्षरा की, और इसके महान विधिवेता विज्ञाश्वर ने इसकी जो है रचना की थी, ठीक है। विज्ञाश्वर, ठीक है, जो कि किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे। इनके साथ साथ कौन रहते थे? विल्लण भी इनके साथ साथ ही वहीं पे रहते थे विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में। विक्रमांक देवचरित ये एक बुक है, इसकी रचना विल्लण ने की थी और इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश के बारे में बात करते हैं। वातापी या फिर बदामी जो राजधानी होती थी जिस वंश की, उसके बारे में। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी वातापी जो कि बीजापुर के नज़दीक पड़ती है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य या फिर विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि चालुक्य वंश जो कि वातापी और बदामी से रिलेटेड था उसका था। वातापी के चालुक्यों के सामंत स्थिति के स्वतंत्र स्थिति में लाने के वाला जो भी चालुक्य थे उनके सामंतों की स्थिति को स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक कौन था? वो था पुलकेशिन प्रथम। इसलिए इसको चालुक्य राजवंश का वातापी या फिर संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन जो प्रथम था उसको माना जाता है, लेकिन संस्थापक जब अकेले की बारी आती है तो जयसिंह को माना जाता है, जो कि वातापी शाखा का संस्थापक था। उसके बाद 543-44 के दौरान इसने वातापी के निकट एक पहाड़ी थी, किलेबंदी कर दी उस पहाड़ी की और उसको दुर्ग का रूप एक तरीके से दिया और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। आगे बढ़ाने में मतलब योगदान रहा था कीर्तिवर्मन प्रथम नाम के राजा को। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के बाद गोवा का प्रथम बंदरगाह जो कि चालुक्य साम्राज्य के अधीन था वो जो है आ गया था। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। महाकूट स्तंभ लेख से ये प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन जो द्वितीय थे वो बहु स्वर्ण और अग्नि ओष्टम यज्ञ संपन्न करवा रहे थे। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। एक कुछ खास इम्पोर्टेंट अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस देखे नहीं जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा रीडिंग देना जरूरी है। पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने हर्षवर्धन को हरा के परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के जो है शासक थे,
शासक थे, तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्धन वंश के इम्पोर्टेंट शासक थे, उनको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और फिर हर्षवर्धन को हराने के बाद उनको परमेश्वर की उपाधि जो है मिली थी। इसने दक्षिण दक्षिण पथ पथेश्वर दक्षिण पथेश्वर दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, ये दोनों उपाधियां मिली थी इसको, पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा था। बाद में शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना राजदूत जो है चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा था। 641 में चीनी यात्री थे जिनका नाम था हुएन सॉन्ग। ये पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में आया था। पल्लव वंश शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो इसने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग जो है हरा ही दिया था। 642 ईस्वी की ये बात है। और उसने अपनी राजधानी उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर ही लिया था। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है मारा गया था। और इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि जो है धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन ने। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। और इस ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? राव कीर्ति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजंता के एक गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं, फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को वहाँ पे दिखाया गया है। ये एक चित्र है अजंता की गुफाओं के अंदर। मालवा जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्र पथनाथ ये उपाधि धारण की थी मालवा की विजय के पश्चात। किसने? विनयादित्य ने। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा था पुलकेशी, इसने किया था। इस अभियान की सफलता पर, मतलब पुलकेशी जो है मतलब जो विक्रमादित्य का भतीजा था ना पुलकेशी, उसने जो है इस अभियान की सफलता जो है इस अभियान में पाई थी। और इस सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको अवनिजाश्रय इस उपाधि से सुसज्जित किया था। या ये उपाधि जो है इसको पुलकेशी को जो है दी थी विक्रमादित्य द्वितीय ने। क्लियर है ना? ओके। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी जिसका नाम क्या था? लोकम महादेवी। इसने पट्टदकल में, ये जगह का नाम है, वहाँ पे विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और उसकी दूसरी पत्नी थी त्रिलोक्या देवी। त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिलोक्य देवी। और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लोक महादेवी। ये दोनों कौन थी? ये विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी। प्रथम पत्नी कौन थी? लोक महादेवी। द्वितीय पत्नी कौन थी? त्रिलोक्य देवी। नेक्स्ट पेज पे मूव करना होगा। इस वंश का सबसे जो है अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके बाद सामंत थे इनके दंतिदुर्ग। काफ़ी जो है नाम सुना होगा आपने इतिहास में इनका, काफ़ी नहीं सुना होगा तो ठीक ठाक जरूर सुना होगा। दंतिदुर्ग ने इसको परास्त करके एक नए वंश जो कि राष्ट्रकूट वंश था उसकी स्थापना कर दी थी। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब हम चालुक्य वंश की जो है बेंगी जो शाखा थी उसकी बात करते हैं। बेंगी जो चालुक्य वंश था उसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इसकी राजधानी बेंगी थी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे विजयादित्य तृतीय। और इसका सेनापति कौन था? पंडरंग। ठीक है, पंडरंग इसका सेनापति था। अब हम बात करते हैं जो दंतिदुर्ग था उसने स्थापना की थी किसकी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ये सबसे मतलब आज का जो वीडियो है ना, ये जो जिसको आप देख रहे हैं, इस वीडियो में तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वंश है ये। ठीक है, यह साम्राज्य है आप ये कह सकते हो। और राष्ट्रकूट के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक ठाक पूछ लिए जाते हैं। तो जो राष्ट्रकूट है
राष्ट्रकूटों की स्थापना जो है किसने की थी? दंतीदुर्ग ने की थी अराउंड 752 ईस्वी के आसपास। शुरुआत में ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन होते थे, बताया था ना, उनके सामंत होते थे। इसकी राजधानी मणिकर या फिर मान्यखेत जो कि मालखेड़ शोलापुर के निकट पड़ती है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजाओं के नाम बताने पड़े तो कृष्ण प्रथम कह सकते हो, ध्रुव का नाम ले सकते हो, गोविंद तृतीय का नाम ले सकते हो, अमोघ वर्ष काफ़ी सुना होगा इसका नाम आपने, अमोघ वर्ष का, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, ये सब जो है कौन थे? प्रमुख राजा थे राष्ट्रकूटों के। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, एक टर्म आई है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। थोड़ा सा इसके ऊपर समय ले लेते हैं, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये 9वीं शताब्दी के दौरान की एक घटना है, प्रमुख घटना है। इसमें 3 वंशों ने, जैसा कि इसमें पता चल रहा है त्रिपक्षीय, तो इसमें 3 वंशों की आपस में जो है लड़ाई हुई थी। एक तो था गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे पाल और तीसरे थे राष्ट्रकूट। क्योंकि हम राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रकूट जो है यहाँ पे थे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से कौन सा राजा था, पालों की तरफ से कौन सा राजा था? और वैसे तो आपको पता ही लग गया है ना पता ही लग गया आपको, हाँ पता ही लग गया, सामने ही लिखा हुआ है। और राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन सा था? फिर भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, फिर भी लिख दीजिए, वो सामने ही लिखे हुए हैं, है ना, कोई बात नहीं, चलो फिर भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, 47 मिनट तक। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को, ये राजा थे या कौन थे, ये भी आप मुझे बता सकते हो, ध्रुव। उसके बाद है गोविंद तृतीय नाम के एक राजा, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था इसने, और चक्रायुद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल, प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय, इनको जो है पराजित किया था। किसने? गोविंद तृतीय ने। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया था, बिल्कुल। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण, त्रिष्टि लक्षण, महापुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन। गणित सार संग्रह, इसके लेखक थे महावीर आचार्य। अमोघ वृत्ति, इसके लेखक थे सक्तायना अमोघ वर्ष। ये सब जो है सक्तायना, ये सब जो है अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को समझाते हुए। देखो, सबसे पहली बात तो अमोघ वर्ष के बारे में जानना जरूरी है। ये एक राजा था, ये कौन से वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ये कौन से धर्म को मानता था? ये जैन धर्म को मानता था। इसने कन्नड़ में एक रचना की थी जिसका नाम था कविराज मार्ग। आदि पुराण और त्रिष्टि लक्षण महापुराण, इसके रचनाकार थे जिनसेन। आदि पुराण, त्रिष्टि लक्षण, महापुराण, ठीक है, इन दो जो संग्रह थे ये, इनके जिनसेन थे रचनाकार। एक थे महावीर आचार्य जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा था। एक थे अमोघ वृत्ति के रचनाकार सक्तायना। ये तीनों, जिनका नाम क्या क्या था? जिनका नाम था जिनसेन, महावीर आचार्य और सक्तायना, ये लेखक थे। ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। थोड़ा सा सिंपल हो रहा है ना चीज़ें, हाँ जी। उसके बाद अमोघ वर्ष जो राजा था, इसने जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर पूरा जोर लगा दिया अपना, जितना भी मैं लगा सकता था। इंद्र तृतीय, इसके शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी ये व्यक्ति भारत में आया था और इसने
उस समय पे राष्ट्रकूट शासक जो भी उस समय पे जो राष्ट्रकूट शासक हुए थे भारत में, इंद्र तृतीय के साथ साथ उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। कि जितने भी राष्ट्रकूट शासक थे या और भी राष्ट्रकूट शासकों की ही बात की है इसने, अल मसूदी ने अपनी जो रचनाएं हैं या अपने जो बयान हैं, एक तरीके से मान लो, इन्होंने अपने जो है मुख से ये बात कही थी कि इंद्र तृतीय है ना राष्ट्रकूट शासकों में सबसे महान या सर्वश्रेष्ठ शासक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था कृष्ण तृतीय, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। कृष्ण तृतीय जो है अंतिम शासक था, महान। ठीक है। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि थे पौन्न, ये कवि का नाम है, जो कि कौन सी भाषा के थे? कन्नड़ भाषा के। इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलुप द्वितीय 1973 ईस्वी में कर्क को हरा के राष्ट्रकूट राज्य के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद कल्याणी ने चालुक्य वंश की जो है नींव यहाँ पे डाल दी थी। किसको हरा के? तैलुप द्वितीय को हरा के। ओके। एलोरा और एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, इनके जो गुहा मंदिर हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय पे ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध से संबंधित है। भाई ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो एलोरा की 34 शैलकृत गुफाएं हैं उनमें से एक नंबर गुफा से लेके 12 नंबर गुफा तक कौन से धर्म से संबंधित है या किन से संबंधित है? बौद्धों से। 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है। 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे भी लिख लो। लिख लो क्या? बुक में है ही। बुक नहीं है जिसके पास वो PDF डाउनलोड कर सकता है अपने टेलीग्राम ग्रुप से। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसका जो कि कौन सी संख्या की गुफा है? 10वीं गुफा किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिनको 2 थल और 3 थल का नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा में 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। विष्णु को एक पुरुष के रूप में कौन सी गुफा नंबर में दिखाया गया है? एलोरा की गुफा है 15, उसमें दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख एक फ्रांसीसी यात्री थे, थैवीनेट। इन्होंने कौन सी शताब्दी में किया था? 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शासक संप्रदायों के साथ साथ जैन संप्रदाय के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। बाकी सब जो राजवंश या वंश हुए हैं, उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को बसने या रहने या इस्लाम धर्म का प्रचार करने ये सब अनुमतियां नहीं दी थी। राष्ट्रकूट पहले थे जिन्होंने यहाँ पे अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी थी। अब जो है छोटे छोटे राजवंश आएंगे जिनके बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट्स मैक्सिमम दिए हुए मिलेंगे, तो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यादव वंश की बात करते हैं। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की थी। इनकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन था, जिसने 1210 से 40 तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को अपने सामने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस वंश का यादव वंश का अंत हो गया था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे। संगीत शास्त्री थे जिनका नाम था सारंगदेव। ये जो है कौन से यादव राजा के राज दरबारी थे? सिंधन के, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नाम के ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं होयसल वंश की। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा मान सकते हैं आप थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम वीर शासक बल्लाल तृतीय था, जिसको मलिक काफूर ने हराया था। यादव वंश को भी मलिक काफूर ने ही खत्म किया था
और होयसल वंश को भी मलिक काफूर ने ही ख़त्म किया था, समाप्त किया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र यानी कि आजकल हैलीवुड के नाम से इसको जानते हैं, ये कहाँ पे है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते। नेक्स्ट जो हमारा राजवंश आता है वो आता है कदम्ब। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी थी। नेक्स्ट है गंग वंश। इसके संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे। अभिलेखों की माने तो गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंग वंशों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल यानी कि कोलर थी, जो कि बाद में तलकड़ हो गई थी। दत्तक सूत्र का टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र, ठीक है, इस पर टीका लिखा था, ये कौन से शासक ने लिखा था? ये गंग शासक थे, इनका नाम क्या था? माधव प्रथम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में जो जगह है ये नलगोंडा, यहाँ पे एक छोटे से राज्य का गठन किया था जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली जो शासक था वो था गणपति, और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। लड़की, हाँ जी, ये रुक्मणा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज की उपाधि धारण की थी एक तरीके से, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। इसने रुद्रमणा देवी ने। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी थी। इस वंश का अंतिम जो प्रतापी शासक था वो था प्रताप रुद्र, जिसने 1295 से 23 तक शासन किया, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज गज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। ये काकतीय वंश के राजाओं को मिलती थी। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमणा देवी, जो कि इनकी बेटी थी, उनको दी गई थी। ये उपाधि उसने अपने पिता ने, मतलब जो ये रुद्रमणा देवी थी ना, इसने अपने पिता से ये उपाधि ली थी रायगज केसरी की। ये उपाधियाँ सिक्कों पर अंकित होती थी। आज के वीडियो में इतना ही। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय के बारे में बात करेगा, जिसमें भी कुछ वंशों की बात की गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा या लेक्चर होगा हमारा, वो क्या होगा? वो आधुनिक इतिहास में हम जो है एंटर कर जाएंगे। और आधुनिक इतिहास में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें पढ़ी हुई सुनी हुई मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें आपने सुनी नहीं है, बट ये चीज़ें ज़्यादातर अनइम्पोर्टेंट मान के कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है, और थोड़ा सा बोरिंग सा यहाँ पे चलता है ना, इसलिए भी लोग ज़्यादा इनके बारे में पढ़ते नहीं हैं। लोग क्या, स्टूडेंट्स, बच्चे, है ना, पढ़ते नहीं हैं इतना। और क्योंकि इन वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस टीचर्स या यूट्यूब चैनल्स ही इन वीडियोस को, इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, उनको तो व्यूज़ फिर भी मिल जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे चैनल्स जिनको व्यूज़ पहले ही कब मिलते हैं, अब उनको तो ये वीडियोस बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम जो है बुक को कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है ना। और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करते हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट। वो एक अलग चीज़ है कि हम ये बोल देते हैं कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे, या इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है, बट पॉइंट को स्किप नहीं किया जाता, एक बार उसको पढ़ा ज़रूर जाता है, एक बार वीडियो में उसको ज़रूर शामिल किया जाता है। तो भाई 1 घंटा हो गया है। आप जो है मेरी इस मेहनत को कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, है ना। और क्या होता है, एक चौथा भी होता है, हाँ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत कम लाइक्स मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक देखते रहिए स्किल IQ और सपोर्ट करते रहिए आपका अपना चैनल है यार, आप सपोर्ट करते रहो, हम जो है नई नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।